आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण से अध्याय नंबर 2। नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। इसके अंतर्गत आज भाग 2 में चर्चा करेंगे सेल और खनिजों के बारे में। तो गत वीडियो आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। और उसमें हमने चर्चा की थी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। आप प्यारे बच्चों अब जान चुके हैं कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे रहस्यों को हमने सुलझा लिया है। क्या क्या देखा कि पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की परतें हैं। कैसी परतें, हमने उसकी बनावट के 3 तरीके से हमने उसको बांटा। आंतरिक संरचना को क्या पढ़ा था, एक परपट्टी होती है, एक मेंटल होता है और एक क्या होता है तीसरी परत जो सबसे अंदर होती है 6371 किलोमीटर के पास। क्या नाम है उसका, क्रोड। शाबाश। तो अब इनके बारे में जानने के बाद अब कहीं ना कहीं रहस्य और भी बाकी हैं। आज उनके ऊपर से पर्दा हटाते हैं। तो फटाफट कॉपी पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए, इंपॉर्टेंट बातों को लिखते भी जाना है। तो आज चर्चा का विषय रहेगा सेल और खनिज। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये देखिए कि हम निवास कहाँ कर रहे हैं, पृथ्वी पर। आपको पता है पृथ्वी पर हमने क्या देखा, स्थलमंडल। स्थलमंडल किसका बना हुआ है, ठोस ऊपरी भूपरपट्टी, ठोस भाग। कैसे बना हुआ है, एक ठोस भाग है जिसकी मोटाई कितनी देखी हमने, 100 किलोमीटर। तो ये जो ठोस भाग है इसके अंतर्गत ही क्या है, सेल इसी के अंतर्गत आते हैं। सेल साधारण भाषा में आप उनको चट्टान कह सकते हैं, रॉक्स कह सकते हैं। अब आप ये गौर कीजिए, परिभाषा सबसे पहले इसकी देख लेते हैं। परिभाषा देखिए, पृथ्वी की प्रपट्टी को बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहा जाता है, सेल कहते हैं। क्या पढ़ा, पृथ्वी की प्रपट्टी को बनाने वाले खनिज पदार्थ। तो प्रपट्टी किसकी बनी हुई है, स्थलमंडल को ही तो हमने क्या कहा, भूपरपट्टी कहा ना, वो ऊपरी भाग है। उसके बाद बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये देखिए स्थलमंडल जिस पे हम निवास कर रहे हैं। अब स्थलमंडल किसका बना हुआ है, क्या परिभाषा है पढ़ी थी हमने कि पृथ्वी की ठोस या कठोर ऊपरी परत को हमने क्या कहा था, स्थलमंडल कहा था। अब आप ये देखिए, जैसे स्थलमंडल है, स्थलमंडल पढ़ा हमने जिसको भूपरपट्टी कहते हैं, फिर हमने मेंटल पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा था, क्रोड पढ़ा था। अब आप गौर कीजिएगा, वापस से जो भाग 1 पृथ्वी की आंतरिक संरचना वीडियो को हमने देखा था, उसमें जाना था ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 भाग हमने जो जाने, भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोड। इसकी रासायनिक संरचना क्या लिखी थी आपने, याद कीजिए क्या लिखी थी। भूपरपट्टी किसकी बनी हुई है, सियाल की। फिर क्या है, मेंटल किसका बना हुआ है, सीमा का। और क्रोड किसका बना हुआ है, नीफे का। अब आप ये देखिए कि ये सब हमने क्या बांटे थे, रासायनिक क्रिया के आधार पर इनकी रासायनिक बनावट, किन खनिज तत्वों के ये बने हैं, इनसे निर्माण, इनकी बहुतायत, इसमें क्या पाया जाता है, उसके आधार पे हमने इसको बांटा था। तो जैसे इसमें क्या है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम पढ़ा, इसमें सिलिकॉन मैग्नीशियम पढ़ा, और भूक्रोड में हमने क्या पढ़ा था, निकल और फेरस यानी कि लोहे की प्रधानता ज़्यादा है। यानी कि ऐसे खनिज तत्व जिनका घनत्व ज़्यादा है वो कहाँ पाए जाते हैं, बहुत गहराई में पाए जाते हैं। इतना अब आप समझ गए हैं कि ये सारे के सारे खनिज कहाँ मौजूद हैं, ये पृथ्वी के गर्भ में ही मौजूद हैं। अब कुछ ऐसी प्रक्रिया हो कि ये खनिज तत्व वहाँ से निकलकर बाहर आ जाएं, उसके बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ याद रखिए कि पृथ्वी पर 2 तरीके के बल कार्य करते हैं, जिनके बारे में विस्तार से आप और पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं बल, एक होता है अंतर्जात बल और एक होता है बहिर्जात बल। अंतर्जाल बड़ा आसान है, जो पृथ्वी के अंदर काम करता है, मतलब बल अंदर, जैसे हमने कुछ खा लिया पेट में गुड़गुड़ होगी तो पेट के अंदर हो रही है, ऐसे पृथ्वी के गर्भ में भी क्या होती है, गुड़गुड़ाहट होती है, कुछ कम गड़बड़ें होती हैं, वो मतलब कुछ भूगर्भीय घटनाएं पृथ्वी के अंदर होती हैं। तो वो क्या क्या है अंतर्जात में, जैसे अंतर्जात बलों के परिणाम स्वरूप ही ज्वालामुखी उद्भेदन, पर्वतों का निर्माण, भूकंप का आना, ये समस्त क्रियाएं किससे होती हैं, अंतर्जात बलों से होती हैं। और
बहिर्जात बलों के परिणाम स्वरूप जो पृथ्वी के बाहरी सतह पर काम करते हैं। ये निरंतर काम करते रहते हैं, दिन रात काम करते रहते हैं, हमारी तरह सोते नहीं हैं, ये तो धीरे धीरे काम करते हैं। जैसे क्या नाम है, बहता जल है, हवा है जिसको वायु कह सकते हैं आप, हिमानी है, बर्फ़ की नदी को हिमानी कहते हैं, समुद्री लहरें हैं, निरंतर आती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। तो ऐसे समस्त भूमिगत जल भी इसके अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं। ये समस्त ऐसे कारक हैं जो पृथ्वी के बाहरी भाग पर कार्य करते हैं और चट्टानों के निर्माण करने में इनका योगदान होता है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ देखते हैं, हमने ये जाना कि स्थलमंडल किसका बना हुआ है, पृथ्वी की ठोस या ऊपरी परत। अब इसके अंदर उस ठोस परत में क्या है, सेल या चट्टान है, उसके अंतर्गत क्या है, सेल या चट्टान। और नीचे क्या है, उन सेल चट्टानों में क्या मौजूद होते हैं, खनिज मौजूद होते हैं। सेल चट्टानों में क्या मौजूद होते हैं, खनिज। अब आप ये सोचिए कि ये चट्टान आपने देखे कहाँ है, गौर करके बताइएगा, सोचिएगा ये कहाँ है। देखिए आपने, ये आपने देखी है पर्वतों में, पठारों में, मैदान में, ठीक है। यहाँ आपने इन चट्टानों को देखा है। आपके गांव के नज़दीक कोई पहाड़ी है, डूंगरी है, डूंगरी पे क्या देखिए, चट्टान देखिए। अब हम इन्हीं के बारे में तो पढ़ने वाले हैं कि वो जो चट्टानें आपने देखी है ये दिखने में एक जैसी होती है, परंतु भूगर्भ शास्त्री ने इनकी रासायनिक तत्वों के, इनके संगठन के आधार पर कि रासायनिक इनकी बनावट क्या है, इनकी क्या खास बातें हैं, इनके आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित कर दिया है। अब हम उन 3 भागों के बारे में चर्चा करेंगे, परंतु एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर ये देखो, जैसे पर्वत, फिर पठार और फिर मैदान, ठीक है। ये पृथ्वी के ऊपर उच्चावच के लक्षण हैं। तो पर्वतों में भी क्या मिलेंगे, चट्टान, पठारों में भी क्या है, चट्टान है, मैदानों में ये भी आपको क्या मिलेंगे, चट्टान। और ये खनिज तत्व भी कहाँ है, पर्वत में, पठार में, यही सभी तो क्या है, हम जो खाने खोद रहे हैं, खान वगैरह कहाँ मौजूद हैं, पठारों में तो मौजूद है। नाम एक बताता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, छोटा नागपुर का पठार। ये भारत का रूर प्रदेश कहलाता है, यानी कि यहाँ खनिजों के बहुतायत इतने खनिज मिलते हैं। छोटा नागपुर के पठार में सबसे सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। कहाँ पर अवस्थित है ये है छत्तीसगढ़ के पास, छत्तीसगढ़ के पास छोटा नाग, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल का भी कुछ भाग आ जाता है, वहाँ छोटा नागपुर का पठार स्थित है। उसके बारे में भी आगे पाठों में हम जानेंगे। हमने 3 तरीके के सेलों की बात की थी, वो सेल कौन कौन से हैं, गौर कीजिए। सबसे पहले आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायंत्रित सेल। अब हम बारी बारी से ये देखेंगे, गौर से देखेंगे और गहराई से एक एक चीज़ को जानेंगे कि ये सेल, सबसे पहले तो इनकी परिभाषा पढ़ेंगे, फिर इनकी निर्माण कैसे हुआ ये जानेंगे, फिर इनके उदाहरणों को देखेंगे। तो एक एक करके नोट करते जाइएगा। सबसे पहले क्या नाम बताया, आग्नेय सेल। आग्नेय सेल नाम से ही पता लग रहा है, इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, आग्नेय से। आग्नेय मतलब आग से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो एक लैटिन भाषा का शब्द है इग्निस। इग्निस का मतलब क्या होता है, फायर। क्या लैटिन भाषा का शब्द क्या है, इग्निस। इग्निस का मतलब क्या होता है, फायर, यानी कि अग्नि। ऐसी चट्टानें जिनकी उत्पत्ति किससे हुई है, आग से हुई है। अब आप ये गौर कीजिए कि पिछले अध्याय में हमने जहां पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मैंने आपको जानकारी दी थी कि आग पृथ्वी के गर्भ में है, मेंटल में मौजूद है, 100 किलोमीटर के नीचे बहुत गर्मी है। अब आप ये देखिए कि वहाँ से क्या निकलता है, तप्त मैग्मा प्रेशर के कारण बाहर आ जाता है। बाहर आता है तो उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको लावा कहते हैं। जब वह बाहर आ जाता है तो लावा धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। अब ठंडा होने के बाद उससे क्या बनते हैं, विभिन्न सेलों का निर्माण होता है। तो ऐसे सेल अब बाहर आएंगे। अब मानिए आप बाहर आए तो उसमें क्या है, सिलिकॉन भी है, एल्युमिनियम भी है, ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम भी है, निकल भी है, फेरस भी है। ये अंदर से ही तो आ रहे हैं पृथ्वी के अंदर से, तो ये बाहर आएंगे, धीरे धीरे ठंडे होंगे। ठंडे होने में थोड़ा समय लगता है इनको। इसके उदाहरणों पर नज़र डालिए। सबसे पहले आग्नेय सेल। आग्नेय सेल
अभी बात की थी। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसको नोट कर लो, इग्नीस शब्द से। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन शब्द है। लैटिन भाषा है एक, कई शब्दावलियों की कई शब्द अंग्रेजी के शब्द जिनकी उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। तो अग्नि, इग्निस मतलब फायर रॉक कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले पृथ्वी से बाहर आते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल। क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल। याद करना, इसको नोट कर लेना। ये कैसे हैं अभी मैंने चर्चा की थी आपसे, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। तो द्रवित मैग्मा कहाँ है? पृथ्वी के अंदर है। जब बाहर आ गया प्रेशर से तो उसको क्या कहेंगे? लावा। और वो लावा ही क्या हो जाता है? वो जो लावा होता है वो लावा ठंडा होकर क्या हो जाता है? धीरे धीरे सेन सेन वो ठंडा होता जाता है और फिर कठोर हो जाता है। अब इसके बाद देखते हैं इनको क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। अब ये दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे? जैसे पहला है अंतर्भेदी सेल, जो पृथ्वी के अभी अंतर्जात बल बात की थी, तो अंतर्जात बलों की तरह ही क्या होते हैं? अंतर्भेदी सेल होते हैं जो पृथ्वी के अंदर बन जाते हैं। और एक होते हैं बहिर्भेदी सेल, जो पृथ्वी के कहाँ बनते हैं? बाहर की तरफ बनते हैं। इसके उदाहरणों पर नजर डालें तो क्या है? ग्रेनाइट है, गैब्रो है, बेसाल्ट है, ये इसके उदाहरण है। ग्रेनाइट मैं आपको पहचान बता देता हूँ। ग्रेनाइट कहाँ देखने को मिलेगा? ग्रेनाइट आपको आपकी किचन स्लैब है, रसोई का जो स्लैब बनती है, पलंथ बनता है, उस पलंथ को, स्लैब को आप देखेंगे तो वो स्लैब ग्रेनाइट रॉक्स की बनी होती। कई लोग घर के बाहर भी ग्रेनाइट को लगाना पसंद करते हैं, तो उसमें आपको क्या दिखते हैं? रवे दिखते हैं, जिन्हें क्रिस्टल्स कहते हैं। तो ये रवेदार चट्टान होती है। इसके जैसे एक और उदाहरण है बेसाल्ट का। बेसाल्ट सुना है आपने नाम? नहीं सुना? तो बेसाल्ट को चलो मैं आसान शब्दों में बता देता हूँ। रोड़ी देखी है? हाँ, जिससे छत डलती है। तो वो जो रोड़ी है वो बेसाल्ट का ही क्रश पार्ट है। क्रश मतलब उसको टुकड़ों में तोड़ा गया है, काटा गया है मशीन से, तो उससे क्या बन गई? रोड़ी। अब ये रोड़ी कहाँ इस्तेमाल में लेती है? छत डालने के काम में आती है। तो इससे एक और जानकारी मिलती है कि ये जो आग्नेय सेल होते हैं ये एक तो कठोर होते हैं, दूसरा इनमें पानी की सांद्रता नहीं होती है। पानी इनमें पार नहीं जा सकता। अगर पानी ऊपर डाल दिया जाए तो पानी नीचे नहीं आ पाएगा। ये इनकी विशेषताएं हैं। आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम परतदार सेलों को, या उनको क्या कह सकते हैं? अवसादी सेल भी कह सकते हैं। तो अवसादी सेल जो है, सबसे पहले इसका उत्पत्ति देखेंगे। तो उत्पत्ति किससे हुई है? सेडिमेंट्री शब्द अंग्रेजी क्या है? अवसादी को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में सेडिमेंट्री कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाता है ये। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, लैटिन शब्द है स्थिर, अवसाद, परत दर परत। ये इनका निर्माण कैसे हुआ है उसके आधार पे इनका नामकरण कर दिया गया है। तो इन अवसादी सेलों को परतदार सेल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अवसादी सेलों का एक और नाम है परतदार सेल। जैसे आग्नेय सेलों को क्या कहा? प्राथमिक सेल भी कहा। इनको परतदार सेल कहते हैं क्योंकि परतों के रूप में भिजते हैं। देखो कैसे बचते हैं, देखो इसको उदाहरण रूप में आपको समझाऊं। आप इस तरीके से गड्ढेनुमा आकृति है, यहाँ एक पेड़ है, पेड़ पे कोई जानवर बैठा है, फल को खा रहा है। अब धीरे धीरे यहाँ से क्या आया? बहता जल आ रहा है, पानी आ रहा है, हवा भी चल रही है, तेज हवा। तो वो भी महीन कणों को लाके, बहता जल महीन कणों को लाके क्या करता है? एक गर्तनुमा क्षेत्र में परत दर परत क्या करता है? जमाव करता चला जाता है महीन सेडिमेंट्स का, महीन कणों का। अब ये धीरे धीरे बहुत तेज बहाव हुआ। मान लो ये पेड़ है ना, ये पेड़ भी टूटकर क्या हो गया? इसमें दफन हो गया, दब गया अंदर। यहाँ जो जानवर था वो भी इसके अंदर मर गया। अब ये फिर परत बन गई, फिर जमता चला गया, फिर जमता चला गया। तो अब आप ये देखिए कि इसका निर्माण कैसे हुआ है? परत दर परत। अतः इसे क्या कहा जाता है? इसको परतदार सेल कहते हैं। समझ गए? इसको क्या कहते हैं? परतदार, लेयर्ड रॉक्स कहते हैं, परतदार सेल। अब आप ये गौर कीजिएगा इनकी क्या विशेषता है। एक तो इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। आग्नेय सेलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, परतदार सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म मतलब जीवों के अंश, अवशेष, जैसे कोयला है। अब ये जो पेड़ इसमें दब गया, ये हजारों साल बाद ये वनस्पति किस में परिवर्तित हो जाएगी? ये कोयले में परिवर्तित हो जाएगी। इसी तरीके से कोई जीव जंतु, समुद्री जीव दब गया तो उससे क्या बन जाएगा? खनिज तेल बन जाएगा, चूना पत्थर बन जाएगा। तो ये समस्त चीज़ें इन्हीं से, सेलों से तो
जीवों से ही तो निर्माण हुआ है, तो जीवों से निर्माण होने के कारण इनको क्या कह दिया, जीवाश्म कह दिया। आगे देखते हैं तो समझ आ गए ना परतदार सेल बहुत अच्छे से। आगे देखते हैं इसकी विशेषता। इसका निर्माण सेलों के लुढ़क कर, अभी बताया था, लुढ़क कर, चटक कर, टूट जाते हैं हवा से, टकरा कर एक दूसरे से हवा से घर्षण भी करते हैं, शनि घर्षण करते हैं, टकराते हैं और टुकड़े टुकड़ों में टूट जाते हैं। और इन छोटे कणों को क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। तो अवसाद से क्या बन गया, अवसादी सेल। परतों में जमा होते हैं तो इसको परतदार सेल भी कहा जाता है। स्रोत क्या है, अभी बात की थी, हवा से आ सकता है, बहता जल है, हिमानी है। ये इसके स्रोत हैं कि किस तरीके से इनको जमाव करते हैं, जमाने का काम करते हैं, ये इसके स्रोत है। अवसाद जमकर, दबकर और ठोस होकर अवसादी या परतदार सेलों का निर्माण करते हैं। तो इनको नोट करते जाइएगा एक एक चीज को। अब उदाहरणों पे गौर करते हैं। जहां आग्नेय सेलों के उदाहरण हमने ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट को पढ़ा, और भी हैं, रायोलाइट है, एंडेसाइट है। अब हम किसके उदाहरण देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं परतदार सेलों के उदाहरण। तो परतदार सेलों के उदाहरण बहुत आसान। अभी हमने कोयले की बात की थी, चूना पत्थर पढ़ा था। देखिए बलुआ पत्थर किससे बनता है, रेत, बलुआ पत्थर बनता है रेत के दानों के जमने से बनता है। फाइन सेडिमेंट्स होते हैं वो जम जाते हैं। तो इसमें जमना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, खास चीज़ की। हर चीज़ क्या होती है, जमाव से बनती है। इसी तरीके से कोयला है, जीवाश्म है, अभी बात की थी, वनस्पति के निक्षेप से बनता है हजारों साल बाद। सेंधा नमक है, घर में काम में लेते हैं हम, सेंधा नमक बहुत काम में लिया जा रहा है आजकल, सेंधा नमक। तो सेंधा नमक किससे बनता है, ये वाष्पीकरण क्रिया से बनता है। जो समुद्र का जल होता है वो वाष्पीकृत होता है, एवापोरेट होकर उससे रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक का निर्माण होता है। इसी तरीके से तीसरे भाग में हम देखते हैं कायांतरित सेलों की विशेषता। कायांतरित सेल, 3 नंबर का सेल कौन सा है, कायांतरित सेल। काया अंतरित या क्या कहते हैं, रूपांतरित। काया में परिवर्तन होना, क्या हो गया, इसकी परिभाषा देखो क्या है, काया बाहरी काया है, जो चीज जैसी है उसके काया में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होने का कारण क्या है, गौर कीजिएगा। परिवर्तन होने का कारण है दाब, अत्यधिक दाब, ताप और दाब, ताप, दाब और ताप। ठीक है, अत्यधिक, 3 चीजें याद रखना, ताप, दाब और घनत्व। ये तीनों चीजें, ताप, दाब और घनत्व, ये जब चीजें बढ़ती हैं, ये किसी चीज पे लगाई जाती हैं तो क्या होता है, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। परंतु टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा और डेंसिटी, घनत्व तो गहराई में जाते जाते हमने देखा है कि करोड़ में 13.6 हो जाता है, ज़्यादा नीचे नीचे जाने में तीनों चीज़ें बढ़ रही हैं। तो चट्टानों पर जब ये काम करते हैं तो चट्टानों में परिवर्तन हो जाता है और परिवर्तित होकर इन्हें परिवर्तनकारी चट्टानें भी कहते हैं। कायांतरित, काया में परिवर्तन होना या रूप में परिवर्तन होना, इसलिए इसको रूपांतरित भी कहते हैं। अब इसकी उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति, अंग्रेजी शब्द क्या है, मेटामॉर्फिक। तो अंग्रेजी में इसको क्या कह दिया गया, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये इसका अंग्रेजी नाम बन गया। कौन से शब्द से बना, ग्रीक से बना। आग्नेय सेल लैटिन भाषा से निकला, परतदार सेल लैटिन भाषा से निकला, ये किससे निकला, ग्रीक भाषा से। अंतर याद रखना दोनों में। इसका मतलब होता है रूप परिवर्तन या रूपांतरण होना। अभी मैंने बात की थी रूप में परिवर्तन हो जाना। कैसे होता है, देखो, आग्नेय अवसादी सेलों पर उच्च ताप और दाब के कारण क्या होता है, ये परिवर्तन होता है। अब किस पे लग रहा है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि कायांतरित परिवर्तन किस पे होगा, जो पृथ्वी पर पहले से मौजूद चट्टानें कौन कौन सी हैं। आग्नेय पहले आ गई क्योंकि सबसे पहले आई, तो उसको क्या कहेगा, क्या कहेंगे, उसको प्राथमिक सेल कहेंगे। पहले वो आई, फिर भारी जो बहिर्जात बल हैं उनका कार्य हुआ, उसने महीने महीने उसको काटते गए, कणों में लाकर अवसाद जमा करते, तो परतदार सेल बन गए। अब धीरे धीरे जो अवसादी सेल हैं और आग्नेय सेल हैं, इन्हीं का क्या होगा, ताप और दाब के परिणाम स्वरूप इन्हीं का रूपांतरण होगा और इन्हीं से क्या नए सेल जो बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, रूपांतरित या कायांतरित सेल कहलाएंगे। मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कह सकते हैं। उदाहरण क्या है, देखिए, स्लेट इसका उदाहरण है। स्लेट किससे बना, स्लेट बना सेल से। सेल का रूपांतरण क्या हो जाता है, सेल से स्लेट बन जाता है। सेल अवसादी है, स्लेट
कायांतरित बन गया। संगमरमर किससे बनता है? संगमरमर बनता है चूना पत्थर से। चूना पत्थर है, चूना पत्थर से क्या बनेगा? संगमरमर। संगमरमर देखा है ना, ताजमहल आपने देखा है, संगमरमर का बना हुआ है। घरों में भी फर्श डालने में काम में लेते हैं संगमरमर का। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट से क्या बन जाता है? हीरा बन जाता है। तो ग्रेफाइट से पहले क्या बनता है? कोयला। कोयला क्या है? परतदार सेल है, जीवाश्म है, उदाहरण बताए थे आपको। और तो कोयले से क्या बनेगा? ग्रेफाइट बनेगा। ग्रेफाइट से क्या बनेगा? हीरा बनेगा। तो हीरा क्या होता है? सबसे कठोर है इस पृथ्वी पर। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? हीरा ही तो है। जान गए ना आप लोग, खनिजों में हीरा सबसे कठोर है। क्लियर? फिर स्लेट, स्लेट से क्या बनेगा? फाइलाइट। ग्रेनाइट से एम्फीबोलाइट बन जाता है। गैब्रो से सरपेंटाइन बन जाता है। ये बहुत सारे नाम हैं, आपको यहाँ पर 2-3 नाम याद रखने। बलवा पत्थर, ठीक है, बलवा पत्थर से भी क्या बनेगा? संगमरमर बन जाता है। चूना पत्थर से भी क्या बन जाता है? संगमरमर बन जाता है। कोयले से क्या बन जाता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? आपकी पेंसिल देखिए, पेंसिल की नोक ग्रेफाइट होता है उसमें। और ग्रेफाइट से भी परिवर्तित होकर क्या बन जाता है? हीरा बन जाता है। आगे देखते हैं, ये देखिए, ये है सेल चक्र। सेल चक्र मतलब हमने अब ये जान लिया कि आग्नेय बने, फिर क्या बने? अवसादी बने, अवसादी के बाद क्या बने? कायांतरित। और कायांतरित भी वापस से क्या बन जाते हैं? वापस कायांतरित बन जाते हैं। जैसे ग्रेफाइट भी ये कायांतरित है, और ग्रेफाइट से हीरे का बनना भी कायांतरण ही है उसका। मतलब बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं और वापस पृथ्वी के गर्भ में चले जाएंगे। अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगा? वापस मैग्मा का हिस्सा बन जाएंगे, और वापस बाहर आएंगे तो लावा बन जाएगा, फिर वापस। तो ये पूरा चक्र आपने समझ लिया किस तरीके से घूमता जाता है। बारीकी से देखिए इस चित्र में। पहला, सबसे पहला काम, पृथ्वी के गर्भ से क्या निकल रहा है? मैग्मा। बाहर आया लावा के रूप में। तो क्या बने? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? आग्नेय सेल बने। उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। ये देखिए आग्नेय सेल बन गए। इसके बाद आग्नेय सेलों पर क्या हुआ? हवा ने कार्य किया, बहते जल ने कार्य किया, हिमानी ने कार्य किया, विभिन्न बारीक बारीक तलछटों में बनाया, उसको अवसाद बना दिए, उसके सेडिमेंट्स बना दिए। तो अवसाद ये जमा हो गए। अब ये अवसाद क्या हुए? धीरे धीरे किसी गर्तनुमा जगह पर, गड्ढे में परत दर परत जमते चले गए। परत दर परत जमे तो क्या बने? अवसादी सेल बन गए। और अवसादी सेल क्या लगा इसमें? इन्हीं दोनों में क्या लगाया हमने? ताप और दाब। ये दोनों लगाने से ये क्या बन गए? कायांतरित सेल बन गए। कायांतरित, या एक और नाम क्या बताया था? रूपांतरित सेल बताया था। बिल्कुल सही, सही से समझ रहे हो। बिल्कुल एक एक बारीक चीज को नोट भी करते जाना। आगे देखते हैं। ये कुछ उदाहरण आपके लिए मैंने तैयार किए हैं। कुछ तो पुस्तक में आपके दिए हुए थे, कुछ आपको समझाने के लिए ये तैयार किए हैं। ये तालिका आपके काम आएगी। देखिए गौर से, सेल चक्र, कौन सी चट्टान से क्या क्या बनता रहता है। देखिए कोयला, कोयला कैसा है? अवसादी सेल है। क्या बना उससे? ग्रेफाइट। पेंसिल में होता है ना ग्रेफाइट। ताप और दाब से क्या बन गया? ग्रेफाइट में परिवर्तित हो गया। तो कैसा बन, कौन सी चट्टान बन गई? कायांतरित सेल बन गया। और उससे फिर वापस क्या बना? उसका और परिवर्तन होने के बाद वापस कायांतरण हुआ तो क्या बन गया? हीरा बन गया। समझ गए? इसी तरीके से चूना पत्थर से क्या बना? संगमरमर बना। बिल्कुल सही। चूना पत्थर अवसादी का उदाहरण है, और संगमरमर किसका उदाहरण है? कायांतरित सेलों का उदाहरण है। फिर सेल ये पढ़ चुके हैं। सेल से क्या बना? स्लेट बना। स्लेट से क्या बनेगा? फाइलाइट बनेगा। और फाइलाइट से क्या बनेगा? सिस्ट बनेगा। देखिए कितना परिवर्तन होते जा रहा है। सेल, स्लेट, सेल अवसादी, स्लेट कायांतरण, फाइलाइट कायांतरण, और सिस्ट ये भी कायांतरण हो जाता है। ये सभी चट्टानों के बारे में भविष्य में जब आप और पढ़ेंगे, विज्ञान और भूगोल पढ़ेंगे, तो इनके बारे में और विस्तार से जानेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रेनाइट एक उदाहरण है, जो आपने किचन स्लैब में देखा था ना, मकानों के बाहर लगाते हैं ग्रेनाइट। वो उसका कायांतरण होगा तो वो क्या बन जाएगा? नीस बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके बेसाल्ट है। बेसाल्ट से क्या बन जाएगा? एम्फीबोलाइट बन जाएगा। करेक्ट। मैं आपको एक खास चीज और बताने वाला हूं, यहां पर सुनिएगा। ये सेल चक्र के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का जो सरफेस एरिया है, उसका पूरा जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कितने साल पहले हुई थी? 4.9 बिलियन ईयर अगो। इतने साल पहले पृथ्वी बनी थी।
अब बनने के बाद पहली चट्टान 3.6 बिलियन पे बनी, इतने साल पहले पहली चट्टान बनी। अब चट्टान के बनने के बाद निरंतर आपने देखा जो स्थल एरिया था, क्षेत्रफल था पृथ्वी का, वो बदला नहीं है। वो 510 कितना है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये पृथ्वी का क्या है क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है पृथ्वी का। तो इस क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसका कारण क्या है, ये शैल चक्र ही तो है। कोई चीज़ बनती है, बाहर निकलती है, फिर वापस धरती में जाती है, एक चक्र बना हुआ है, ये निरंतर चलता रहता है। अब देखते हैं कुछ उदाहरण। ये तो आप जानते ही हैं, ये किसका चित्र है, ये देखिए, ये लाल किले का चित्र है। लाल किला किससे बना हुआ है, लाल पत्थर से बना हुआ है। उसका नाम क्या है, बलुआ पत्थर, जो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसी तरीके, और लाल किला कहाँ है स्थित है पता है ना, नई दिल्ली में स्थित है, जहाँ से हम क्या करते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडारोहण करते हैं। ये सभी जो लोग जानते हैं। विश्व के 7 अजूबों में इसका नाम आता है ताजमहल। ये किसका बना हुआ है, ये सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। और ये संगमरमर कहाँ से मंगाया गया था पता है, नागौर में जगह है मकराना, मकराना से ये संगमरमर लाया गया था। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। पर अब होमवर्क में क्या करना है, आपको शैलों के प्रकार लिखने हैं, खनिजों के उदाहरण लिखने हैं और शैल चक्र का चित्र भी आपको बनाना है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलेंगे।